इसी साल 30 और 31 अगस्त को डीएनए में हम आपको दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर एक जहरीले सफर पर लेकर गए थे। हमने इस यात्रा को कैंसर यात्रा का नाम दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में कैंसर तेजी से फैल चुका है और इसकी वजह है कारखानों से निकलने वाला वो जानलेवा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिल रहा है। तब मैंने आपसे अपील की थी कि इस खबर को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों तक सीमित रखने की भूल ना करें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर फैला जहर धीरे धीरे आपके घर के किचन में प्रवेश कर चुका है और आप हर रोज उस जहरीले पानी से सींचे गए अनाज, फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। ये एक गंभीर स्थिति है जिसके बारे में आपको और आपके पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। अगस्त में जब हमने कैंसर यात्रा का पहला भाग आपको दिखाया था, तब पूरे देश के लोगों ने इस खबर को बहुत गंभीरता के साथ देखा था। तब हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अलग अलग माध्यमों से हमसे बहुत सारे सवाल किए थे। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते थे कि अगर इन सब्जियों को लैब में टेस्ट कराया जाए तो उसके क्या नतीजे आएंगे। हमसे दर्शकों ने यह सवाल भी किया था कि अगर ये सब्जियां ना खाई जाएं तो फिर क्या खाएं, कैसे पता करें कि जो सब्जियां हमारी थाली में हैं कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। इन सवालों को आधार बनाकर हमने बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की मॉनिटरिंग की और पिछले 4 महीनों में हमने वहां काफी फील्ड वर्क किया और इससे जो नतीजे सामने आए वो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कैंसर यात्रा का पार्ट 2 है जो आपको कैंसर वाली सब्जियों से बचाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी किचन वाली थाली कैसे कैंसर वाली थाली बन जाती है। सबसे पहले हम लैब टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हिंडन, काली और कृष्णा नदियों के किनारे उगाई जा रही सब्जियों में जहर है या नहीं, और अगर है तो कितनी मात्रा में है। और इसके लिए हमने इन नदियों के किनारे उगाई जाने वाली 8 अलग अलग सब्जियों के सैंपल लिए। ये सब्जियां थी हरी मिर्च, मूली, लौकी, मेथी, पालक, लाल पालक, तोरई और सरसों। हमने इन सभी सब्जियों के सैंपल्स की जांच एक लैब में करवाई। इन सब्जियों में से 3 सब्जियां जहरीली पाई गई और ये सब्जियां थी मूली, पालक और मेथी। इन सब्जियों में कीटनाशक और हेवी मेटल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक थी। हालांकि बाकी के 5 सैंपल्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस द्वारा तय की गई मात्रा पर खरे उतरे। लेकिन यहां इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सब्जियों में मौजूद ये हानिकारक तत्व एक बार खाने पर ही कैंसर जैसी बीमारियां नहीं देते, बल्कि कई वर्षों तक इन जहरीली सब्जियों का सेवन करने से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यानी अगर आप कुछ दिन इन्हें खाएंगे तो आपकी सेहत को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वर्षों तक आप इन्हीं सब्जियों को खाते चले गए तो आपको कैंसर हो सकता है। अपने स्पेशल डीएनए टेस्ट में हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन जहरीली सब्जियों को अपनी थाली से दूर रख सकते हैं। इसके लिए हम आपको किसान क्लब और किचन गार्डन के बारे में बताएंगे और ये दोनों ही आपको साफ सुथरी और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां दे सकते हैं। ये आपके लिए एक उपयोगी खबर है और हमने ये रिपोर्टिंग भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। पानी में फैला धीमा जहर धीरे धीरे आपके घर के किचन में प्रवेश कर चुका है और आप हर रोज उस जहरीले पानी से सींचे गए अनाज, फल और सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि देश के किसी भी इलाके में रहने वाले लोग इस विश्लेषण के दायरे में आते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ और वो ये कि हमारे देश में खबरों का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल बहुत छोटा माना जाता है। हमारे यहाँ एक बार खबर दिखाए जाने के बाद उसे भूल जाने की परंपरा है, लेकिन हम इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज़ पर हम कोई बड़ी सीरीज करने के बाद उसे सिर्फ अपनी न्यूज़ लाइब्रेरी का हिस्सा बनाकर नहीं छोड़ देते, बल्कि उसका फॉलोअप भी करते हैं और जनता के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। कैंसर यात्रा का पार्ट 2 एक ऐसी ही कोशिश है और ये रिपोर्ट आज आपको और जागरूक बनाएगी।
पक गई है। कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। डीएनए में कैंसर यात्रा की सीरीज के पहले हिस्से में आपने उन गांवों के लोगों की तकलीफें देखी और सुनी जिनके नसीब में काला पानी लिखा है और शरीर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की काली परछाई पड़ चुकी है। कैंसर यात्रा सीरीज के दूसरे एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो नदियां पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिलों में जहर की धाराओं में बदल गई हैं, वो 65 किलोमीटर दूर दिल्ली के एनसीआर के लोगों के लिए खतरा बन चुकी हैं, क्योंकि इन्हीं नदियों के किनारे उगाई गई सब्जियां दिल्ली एनसीआर के लोगों की रसोई का हिस्सा बन जाती हैं। हमने इन नदियों के किनारे बसे बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के कई गांवों का दौरा किया था और पता लगाने की कोशिश की थी कि जिन नदियों का पानी इतना जहरीला है, उन नदियों के पानी से उगाई गई सब्जियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। खतरा और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अभी तो ये 80-90% डाइल्यूट है। जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, इससे करीब मतलब 80-90 गुना गंदा पानी इसमें गर्मियों में चलता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फसल और अनाज किन खेतों से कटकर किन मंडियों से होती हुई आपके किचन तक पहुंचती है और फिर आपके पेट में भोजन का प्रवेश होता है, जो किसी जहर से कम नहीं है। इसमें हैवी मेटल्स मिट्टी में जमा होने के कारण पौधों में, सब्जियों में ये हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और जब इंसान इसको खाता है तो उसके शरीर में हैवी मेटल्स अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाते हैं, जैसे लिवर में, ब्लड सेल्स में, हड्डियों में। बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे महिलाएं अगर खा रही हों तो उनके पेट में पल रहे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट, होंठ कटे हुए, टेढ़े पाँव, मसल की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो अगस्त में हमारी रिपोर्टिंग ने यह साबित कर दिया था कि इन जहरीली नदियों के भरोसे जो फसल बोई जा रही है वो लोगों की सेहत बनाने की जगह बिगाड़ रही है। लेकिन अभी इस खबर का एक भाग बाकी था। हमने तय किया कि यहां से कुछ सब्जियों के सैंपल्स लिए जाएं और लैब में उनकी जांच कराई जाए। इसलिए एक बार फिर हम पहुंच गए उन्हीं खेतों में सब्जियों के सैंपल उठाने के लिए। हिंडन की कैंसर यात्रा सीरीज में हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई और वो पूरी सीरीज देखने के बाद आप तमाम दर्शक, कई लोगों ने ये बात कही कि आपने समस्याएं बताई, आपने ये बताया कि किस तरीके से हिंडन के किनारे जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो कितनी जहरीली हैं आपके लिए। लेकिन साथ साथ तमाम दर्शकों ने ये भी लिखा जिसमें तमाम सवाल ट्विटर पे आए, फेसबुक पे आए कि आप इसका कुछ रास्ता तो बताइए, उपाय तो बताइए। हिंडन के किनारे जहाँ जहाँ भी हम इस सीरीज़ में गए थे, जिन खेतों तक हम पहुँचे थे, कोशिश करेंगे कि उन तमाम खेतों में जो फसलें उस वक्त खड़ी थी, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे फसल हों, उनको हम उनके सैंपल्स वहाँ से उठाएँ और उनको टेस्ट लैब तक लेके। इसके बाद हम दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के उन खेतों तक पहुंचे जहां की रिपोर्ट हमने अपनी पहली सीरीज में आपको दिखाई थी। मूली आप देख रहे हैं, ये मूली सीधे तौर पे अगर हम जड़ की बात करें तो जिस तरीके से ये ज़मीन में गड़ी होती है और जिस तरीके से सिंचाई इस मूली की होती है, तो कहा यह जाता है कि इन खेतों में जो पानी पहुंचता है, इसको ये मूली सीधा उस पानी को अपने अंदर खींचता है। इसलिए अब ये मूली भी हमने ले ली है टेस्ट के लिए और इसको भी हम लेके पहुंचेंगे टेस्ट लैब तक। आपको यहां एक बार फिर बता दें कि हिंडन की पानी की धार से खेतों में खड़ी फसल की सिंचाई आज भी यहां चल रही है। तो अब इन तमाम सब्जियों के साथ जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से
इकट्ठा की गई हैं टेस्ट के लिए, सैंपल्स उनके लिए गए हैं और ये वो जगह हैं जहाँ से किसान बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर इन सब्जियों को उगाते हैं और दिल्ली एनसीआर की बड़ी मार्केट्स तक ये सब्जियां पहुंचती हैं, वहाँ से लोकल मार्केट्स तक पहुंचती हैं और उन लोकल मार्केट से आपके किचन तक पहुंचती हैं। इन तमाम सैंपल्स को अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, उनके नाम लिखे जाएंगे, किस तारीख को वो लिए गए हैं वो लिखे जाएंगे और किस तरह के टेस्ट किए जाने हैं इन सब्जियों के, वो बाकायदा वहाँ पर अंकित किया जाएगा और उसके बाद हमें इंतज़ार करना होगा कि अगले कितने दिनों में वो टेस्ट रिपोर्ट आती है जिसमें रिजल्ट सामने आते हैं कि आखिरकार इन सब्जियों में इस पानी का प्रभाव, उस पानी का प्रभाव जिस पानी से इन सब्जियों को सींचा गया है, कितना है। तो चलिए, हमारे पास कुल 8 अलग अलग सब्जियों के सैंपल थे जिन्हें परीक्षण के कई दौर से गुजरना था। सब्जियों का सैंपल टेस्ट लैब में जमा कराने के बाद वहां के वैज्ञानिकों से बात करके हमने ये जानने की भी कोशिश की कि इन सब्जियों को किस तरीके के परीक्षणों से गुजारा जाएगा। हमारे साथ अजय कुमार त्रिवेदी हैं जो साइंटिस्ट हैं इस टेस्ट लैब में, और किस किस तरह के टेस्ट किए जाएंगे उन सब्जियों पे, ज़रा संक्षेप में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, जो सैंपल्स हमने आज जमा किए इस टेस्ट लैब में, किस किस तरह के परीक्षणों से उन सब्जियों को गुजरना होगा? देखिए, पहले जो सब्जियां होती हैं बेसिकली जो फार्मर लेवल पे होता है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स, जो काफ़ी एक्सेस में होता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द सॉइल से होता है और वो सब्जियों में आती है। जो लेकिन जो डेंजरस चीज़ें हैं उनमें ये एक चीज़ है, जैसे आप कौन सा पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जो आपका पानी कंटैमिनेटेड वाटर है, जो मोस्टली वाटर सोर्सेस में आजकल हो ही रखा है, तो उसमें हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम, जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं, उनके आने की संभावना अच्छी खासी होती है। सब्जियों के इन सैंपल्स के परीक्षण में 1 हफ्ते का वक्त लगा और इनकी जांच के जो नतीजे सामने आ गए, नतीजे 50-50 थे। कुछ सब्जियों में खतरनाक केमिकल्स पाए गए तो कुछ सब्जियां सुरक्षित थी, लेकिन आधा खतरा भी खतरा ही होता है। इसमें मूली और मेथी में कार्बेंडाजिम की मात्रा मिली है, और जो कि इवन प्रिस्क्राइब लिमिट, फूड सेफ्टी की प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है। जैसे कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, आप भी देखेंगे इनको, रेडिश में जो मिली है वो 1.04 ppm अगेंस्ट 0.5 ppm जो कि हमारी फूड सेफ्टी रेगुलेटर की लिमिट है। एंड मेथी फेन्यूग्रीक, उसमें 0.09 ppm की मात्रा पाई गई है अगेंस्ट 0.5 ppm। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पिनच और मेथी में भी हमें लेड मिला है। स्पिनच में हमें मिला है 1.24 ppm अगेंस्ट नॉर्म ऑफ 2.5, एंड मेथी में हमें मिला है 1.61 ppm अगेंस्ट नॉर्म ऑफ 2.5 ppm। लैब टेस्ट के नतीजों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन जहरीली सब्जियों से बचने का उपाय क्या है, क्योंकि जहर के डर से सब्जियां खानी तो बंद नहीं की जा सकती। यह सवाल हमारे देश भर के दर्शकों ने भी हमसे पूछा था कि आखिर उनके पास विकल्प क्या है। बेहतर विकल्प की तलाश करते हुए हम हरियाणा के पलवल पहुंचे। जहां किसान क्लब के रूप में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के लोगों को साफ सुथरी सब्जियों और अनाज वाला सुरक्षा कवच मिल रहा है। एक किसान क्लब, प्रगतिशील किसान क्लब, हरियाणा के पलवल में किसानों का एक पूरा ग्रुप है। हमारी मिट्टी में किसी तरह के जहरीले रसायन नहीं है, खासकर जहाँ सब्जी की खेती होती है। हमारी सब्जियों के स्वाद में और गुणवत्ता में बहुत फ़र्क है, इसलिए हम इसमें भी और सुधार करना चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करेंगे। किसान क्लब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के किसानों का एक समूह है जो अनाज, सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि इन किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों और अनाज पर आप विश्वास कर सकते हैं, और दूसरा, बिचौलियों और आढ़तियों के बीच में न आने से दाम भी काबू में रहते हैं। दिक्कत क्या है? मंडी में इसकी असली कीमत नहीं मिल पाती, क्या कुछ होता है? बीच के लोग पैसा खा जाते हैं, क्या कुछ होता है? देखिए, हमारी एक टोरी तो हम बेच के आए अभी धान की, उसका हमें 1300 का रेट मिला है। अब दूसरी हम तैयार कर रहे हैं।
अब इसके लिए 2 दिन वहाँ मंडी में रहना पड़ेगा। जब हमारी कोई धान की सुनवाई होगी उसके बाद बिकेगा, तो 1 महीने बाद हमारे इस धान का दूना रेट वो बेच देंगे। ग्रोसरी का सामान बेचने वाली बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े अभिनेता हैं, लेकिन इन किसानों का सवाल है कि इनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अभिनेताओं की जेब में क्यों जाता है। जिस तरह ये फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, पिज़्ज़ा वाले अपना पिज़्ज़ा तैयार करके होम डिलीवरी कर रहे हैं, बिस्कुट वाले बनाने वाले बिस्कुट बना के होम डिलीवरी कर रहे हैं, इसी तरह किसान दूध का, सब्जी का, आलू का, फलों का सीधा उपभोक्ता के संपर्क में नहीं आ पाएगा, तब तक सही मुनाफा इसको नहीं मिल पाएगा। किसान क्लब के बाद हम किचन गार्डन कॉन्सेप्ट की पड़ताल करने पहुंचे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किचन गार्डन के बारे में सुना होगा और कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। 2 कॉन्सेप्ट हमने आपसे कहा था कि आपको बताएंगे हम। एक तो जो किसान क्लब जो हरियाणा के साथ साथ हरियाणा में पलवल और उसके आसपास के इलाकों में किसानों ने एक क्लब बनाया है और वो ये चाहते हैं कि जो सब्जियां, जो फसल, जो धान, जो गेहूं वो उगाते हैं उसके लिए बीच के आदमी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। नोएडा के एक ऐसे ही किचन गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं। ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत साहब यहाँ पर हैं और उनकी धर्मपत्नी साथ में हैं और एक पूरा का पूरा किचन गार्डन सुधा जी साथ में हैं और पूरा का पूरा एक किचन गार्डन ये लोग मेंटेन करते हैं। ये आपकी अथक मेहनत है आप दोनों की, जो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये कैसे दिमाग में आया कि ये कुछ किया जाना चाहिए? तो जब ये घर आया, ये हमें AWHO दिया, तो यहाँ बहुत कूड़ा था, लोग शौच के लिए बैठ जाते थे, इतनी गंदगी थी, दुर्गंध थी कि आप प्राणायाम नहीं कर सकते थे। तो हमने अड़ोसियों पड़ोसियों से बात की। हमने कहा हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और फिर भी इस दुर्गंध में वातावरण में रह रहे हैं, कितनी ख़राब बात है। पैसा हम नहीं इकट्ठा करेंगे, अपना अपना पैसा लगाओ, अपना श्रम लगाओ और अपने घर के पिछवाड़े को एक स्वर्ग बना दो। आजकल तो जापान ने तो कितने अपने टेरेस गार्डन, हैंगिंग गार्डन, ये वो सारे गार्डन बनाने का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है जी। और दूसरा इजराइल ने हमें ड्रिप इरिगेशन सिखा दिया जी जी कि हमें अगर बहुत सारा पानी नहीं मिल रहा है तो केवल एक मेन जड़ में पानी देते रहिए और पौधा प्रफुल्लित होगा और फिर वो दिखाते भी हैं कि कितना ऊंचाई तक जा रहा है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का हम सहारा ले सकते हैं। किचन गार्डन यानी फल सब्जियां उगाने की ऐसी व्यवस्था जिसके लिए ना तो खेत चाहिए और ना ही बड़े बड़े बागान। आप अपने आंगन, अपनी छत, अपने बरामदे में ये गार्डन बना सकते हैं। श्यामा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्यामा बलवीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली के वसंत विहार में रहती हैं। मैं तो इस आपके गार्डन को देख के मुझे ये लग रहा है कि आपने जितनी चीज़ें गिनवाई मुझे कि आप ये उगाती हैं, आप ये भी उगाती हैं, आप फ्रूट्स भी उगाती हैं, आप उसमें फल फूल भी हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, कि हमें कोई गारंटी नहीं है कि क्या चीज़ हमें मिल रही है बाज़ार से और उसको किस तरह से प्रोसेस किया गया है, क्या कैसे उन्होंने उगाया कैसे है। तो हम शुरुआत पे ही चल के देखते हैं कि उगाने में ही सारा इसका जो भी मैं क्या कहूँ कि पौष्टिकता उसी पे निर्भर है। किस तरह की खुराक दी आपने, किस तरह का मिट्टी है, अगर पानी बहुत ज़रूरी है, किस तरह का पानी आपने दिया है। अगर यदि ये सबसे पहले ही शुद्ध हो तो पौधा भी बढ़िया रहेगा ही। किचन गार्डन से फल और सब्जियों की आपकी सभी जरूरतें तो पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। जरूरत सिर्फ थोड़ा वक्त निकालने की है, जरूरत सिर्फ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव सोचने की है, जरूरत ट्विटर और फेसबुक से थोड़ा वक्त निकाल के इस तरह की चीज़ों को नई दिशा पर आगे ले जाने की है। ज़रूरत थोड़ा सा ऐसे गार्डन, जो छोटे मोटे गार्डन आप अपने घरों में जब अपनी सोसाइटीज़ में आते हैं तो आप देखते हैं नीचे आपको क्यारियाँ दिखती हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ करके आप उसको बड़ा कैसे बना सकते हैं। और वैसी ही क्यारियाँ आप जिस भी सोसाइटी, अपार्टमेंट या अपने घर में रहते हैं, अपनी छतों पे उस तरह का गार्डन कैसे डेवलप कर सकते हैं। बस इस बात को सोचने की ज़रूरत है और उस सोच को आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर की वजह से 5 लाख लोग मारे जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे हमें एक अलार्म की तरह मानना चाहिए। कुछ समय पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कैंसर को लेकर डराने वाले आंकड़े जारी किए थे। ICMR के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत में कैंसर के 17,30,000 नए मामले सामने आएंगे। ICMR ने आशंका जताई है कि 2020 तक ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। कैंसर की ऐसी भयानक स्थिति होने के बाद भी हमारे सिस्टम ने कोई शिक्षा नहीं ली है और हम नदियों पर कैंसर फैलाने वाले जहरीले पदार्थों का बोझ लगातार डाल रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश भर में 920 ऐसे कारखाने हैं जो भारी मात्रा में अपने कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहाते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नामक एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज गंदा पानी पीते हैं। पीलिया, हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी कई बीमारियां भी गंदे पानी की वजह से ही फैलती हैं। वाटर एड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में हर वर्ष डायरिया से 1,40,000 बच्चों की मौत हो जाती है। रासायनिक खाद भी पानी को दूषित कर रही है, जबकि कारखानों और उद्योगों की वजह से हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। भारत की कई नदियां जैविक सेहत के लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हानिकारक फलों और सब्जियों से आखिर कैसे बचा जाए। इस सवाल पर हमने काफी रिसर्च किया और तमाम स्टडीज को पढ़ने के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। सब्जियों और फलों को हमेशा अच्छी तरह धोना चाहिए। सब्जियों को उबालकर और अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। आम आदमी सब्जियों और फलों को लेकर सिर्फ ये सावधानी ही बरत सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियां साधारण सब्जियों से महंगी होती हैं, इसलिए हर व्यक्ति इन्हें नहीं खरीद सकता। इस मामले में कृषि से जुड़े हुए लोगों और हमारे सिस्टम की भी जिम्मेदारी बनती है। किसानों को खेतों में ऐसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जो केमिकल से दूषित न हो। ऐसा करके वो सैकड़ों और हजारों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसके लिए जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये काम सिर्फ किसान नहीं कर सकता, सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों तक साफ पानी ही पहुंचे।